गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आप लोगों का जीएस मेंटर सौरभ महाजन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 26 जनवरी से स्पार्क इंस्टीट्यूट जम्मू की तरफ से एक इनिशिएटिव को शुरू किया गया जम्मू कश्मीर में रहने वाले उन स्टूडेंट्स के लिए जो जेके एसएसबी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली फॉर अपकमिंग एग्जाम ऑफ नायब तहसीलदार एंड पटवारी। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में रहने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ऑनलाइन बैच को शुरू किया गया जिसकी टाइमिंग मॉर्निंग 10 AM टू 12 नून रहेगी, विच इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, सो दैट जो भी अपकमिंग नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंच जाए। दिस विल बी द फैकल्टी हु विल टीच देयर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स इन द बैचेस। जो भी स्टूडेंट्स हम लोग हमारे साथ में ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए हर ट्यूसडे को एक ऑफलाइन बैच शुरू किया जाता है जिसमें 3 दिन का जो डेमो होता है वो फ्री रहता है। और इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप लोग हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। फर्दर मूविंग नेक्स्ट, सो दिस वाज द शेड्यूल ऑफ हिस्ट्री जिसमें हम लोग ऑलरेडी इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर अप कर चुके हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने वैदिक एज के टॉपिक को कवर अप कर लिए और बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप कर लिए। सो टुडेज अवर टॉपिक विल बी प्री मौर्यस एंड मौर्यस। जो भी स्टूडेंट्स मेरे बारे में जानना चाहते हैं वो इस पर्टिकुलर स्लाइड को पॉज करके देख सकते हैं। फर्दर मूविंग नेक्स्ट, सो दिस इज द टॉपिक ऑफ प्री मौर्यस जिसमें हम लोगों ने मौर्य वंश जिसने मगध के ऊपर रूल किया, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जो एम्पायर रहा, उससे पहले किन किन लोगों ने मगध के ऊपर रूल किया हम लोगों ने उसके बारे में बात करनी है। कुछ फॉरेन इन्वेजन्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि अलेक्जेंडर कौन था, जैसे कि अलेक्जेंडर से पहले भारत के ऊपर किसने आक्रमण किए, या भारत के ऊपर होने वाला सबसे पहला विदेशी आक्रमण कौन कौन से थे। सो प्री मौर्यस में हम लोगों को 3 डायनेस्टीज देखने को मिलती है। सो देयर वर 3 डायनेस्टीज। सी डायनेस्टीज की अगर हम लोग बात करें तो इस वर्ड डायनेस्टी का मतलब होता है वंश। और वंश की अगर हम लोग बात करें तो वंश हमेशा हेरिडिटरी चलता है। हेरिडिटरी का अर्थ ये है कि पिता के बाद में पुत्र और पुत्र के बाद में जो उसका पुत्र होगा वही किंग भी बनेगा। सो देयर वर 3 डायनेस्टीज विच रूल्ड ओवर मगध। मगध के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात की है दैट इट इज वन ऑफ दी 16 महाजनपद ऑफ एंशिएंट इंडिया। जो स्टूडेंट्स महाजनपद के बारे में जानना चाहते हैं वो हमारी वैदिक एज और बुद्धिज्म और जैनिज्म की टॉपिक्स को देख सकते हैं। इन टॉपिक्स में हम लोगों ने महाजनपद के कॉन्सेप्ट को कवर अप किया था। सो देयर वर 3 डायनेस्टीज विच रूल्ड ओवर मगध बिफोर मौर्यस। मौर्य वंश से पहले मगध के ऊपर 3 वंश ने रूल किया जिसमें से सबसे पहली थी हर्यंका डायनेस्टी। नेक्स्ट वाज शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी को हम लोग नाग डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। एंड नेक्स्ट वाज नंद डायनेस्टी। हर्यंका डायनेस्टी की बात करें इसका टाइम पीरियड 545 टू 412 बीसी रहा। सी वन थिंग इज देयर, काफी सारे स्टूडेंट्स जो हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो डेट्स को लेकर रहती है कि सर हम लोगों से डेट्स याद नहीं होती हैं। डेट्स को याद करने का कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, स्पेशली अगर आप लोग जेकेएसएसबी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सी आप लोगों की हिस्ट्री अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाई गई है या आप लोगों ने तैयार की है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज सीक्वेंशियल ऑर्डर, पहले ये चीज थी फिर उसके बाद में ये चीज थी उसके बाद में ये चीज थी, और अगर इसी क्रम में आप लोगों ने पढ़ी हुई है तो डेट्स कोई खास फर्क नहीं डालेंगी। सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हर्यंका डायनेस्टी पहली थी, नाग डायनेस्टी दूसरी थी और नंद डायनेस्टी तीसरी थी, तो उसके बाद में जो डेट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगी। ठीक है, सो मेक श्योर कि जो आप लोगों की हिस्ट्री है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही रहे। अक्सर ये चीज देखने को मिलती है कि स्टूडेंट सबसे पहले मॉडर्न शुरू कर लेते हैं, उसके बाद में एंशिएंट और उसके बाद में मिडाइवल को शुरू करते हैं, जिसके कारण उनको डेट्स को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसा कभी नहीं करने, आप लोगों ने हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज फर्स्ट एंशिएंट देन मिडाइवल एंड देन मॉडर्न को कवर अप करना है।
सो हरेंका डायनेस्टी की अगर हम लोग बात करें, इट्स फाउंडर वाज बिंबिसार, उसके संस्थापक बिंबिसार थे, जिनको हम लोग श्रेनिक के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने राजगीर सिटी बनाई। राजगीर सिटी को उन्होंने मगध की कैपिटल भी बनाया, और जीवक जो थे वो थे उनके कोर्ट फिजिशियन। एंड बिंबिसार की अगर हम लोग बात करें, ही वॉज द कॉन्टेम्प्ररी ऑफ गौतम बुद्ध। कॉन्टेम्प्ररी, कॉन्टेम्प्ररी का मतलब होता है ऑफ द सेम टाइम, ऑफ द सेम टाइम, एक ही समय में दो लोग, जैसे कि मैं और आप, या जैसे कि हम लोग और जो बाइडेन। लेकिन अगर हम लोग अपनी बात करें, और अगर हम लोग बात करें श्रीमती इंदिरा गांधी की, तो हम लोग कॉन्टेम्प्ररी नहीं है, क्योंकि हमसे पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो कॉन्टेम्प्ररी का मतलब होता है ऑफ द सेम टाइम। इसको हिंदी में हम लोग समकालीन भी लिखते हैं, एक ही समय में रह रहे दो लोग। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हरियांका डायनेस्टी की शुरुआत 545 से 412 बीसी में रही। ये इसका टाइम पीरियड रहा। 545 की अगर हम लोग बात करें, तो गौतम बुद्ध की अगर हम लोग बात करें, इनका जन्म भी 563 बीसी में हुआ, और 483 बीसी तक इनका कार्यकाल रहा। 483 बीसी में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो जिस टाइम पीरियड में गौतम बुद्ध थे, उसी टाइम पीरियड में बिंबिसार भी थे। कहने का तात्पर्य यही था। सो दिस इज बिंबिसार, जैसा कि रिसेंटली आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा, पिक्चर डिस्क्रिप्शन के लिए दी गई है। मूविंग नेक्स्ट, बिंबिसार वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन अजात शत्रु। जैसा कि हम लोग ने अभी बात की कि वंशावली में हमेशा हेरिडिटरी रूल को फॉलो किया जाता है। किंग के बाद में जो उसका बेटा होता है वही किंग बनते हैं। सो बिंबिसार के बाद में उसका बेटा अजात शत्रु, ही बिकेम द किंग। ही वॉज अ सन ऑफ बिंबिसार, उसको कुनिक भी कहा जाता था, और भारत का वो पहला ऐसा रूलर था जिसने अपने पिता की हत्या की थी, हु किल्ड हिज फादर फॉर द थ्रोन। और इस कारण से उसको पितृहंता के नाम से भी जानते थे। कहने का मतलब किलर ऑफ फादर, जिसने अपने पिता की हत्या की हो। ठीक है, अपने एम्पायर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, एक्सपेंशन के लिए, उसने कई सारी बैटल्स लड़ी, और उन बैटल्स में उसने दो वेपन्स का इस्तेमाल किया। वन वॉज रथमुशाल एंड वन वॉज महाशील कंटक। सो व्हाट इज रथमुशाल? दिस इज रथमुशाल। आप लोगों ने बाहुबली मूवी डेफिनेटली देखी होगी। तो बाहुबली मूवी में हम लोगों को एक वेपन देखने को मिलते हैं, जो कि उसके विलन भल्लाल देव का था, इन विच देयर इज ए चैरियट, और चैरियट के आगे एक कटार लगी हुई थी। दिस वॉज रथमुशाल। इसके बाद में हम लोगों को महाशील कंटक देखने को मिलते, विच इज समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे हम लोगों को एक बहुत बड़ी ये जो चीज हम लोगों को देखने को मिल रही है, जो बहुत बड़े बड़े पत्थर फेंक रही है, ए सेंस ऑफ ऑटोमेशन, ए सेंस ऑफ ए मशीन। ठीक है, तो ये जो कैटापल्ट सिस्टम हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये जो कैटापल्ट सिस्टम था, दिस वाज महाशील कंटक। ठीक है, सो अजातशत्रु वाज सक्सीडेड बाय हिज सन उदयन। उदयन की अगर हम लोग बात करें, उदयन वाज अ पर्सन हु फाउंडेड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र ऑन द कॉन्फ्रेंस ऑफ रिवर गंगा एंड रिवर सोन। जहां पे रिवर गंगा और रिवर सोन मिल रही है, उसकी उस जगह पे उसने पाटलिपुत्र नाम की जगह बनाई, और इसने पाटलिपुत्र को मगध की कैपिटल भी बनाया। पाटलिपुत्र आज के समय में बिहार में पटना के निकट में। इस डायनेस्टी की अगर हम लोग बात करें, इस डायनेस्टी का जो आखिरी रूलर था, ही वॉज नाग दशक, हु वॉज किल्ड बाय हिज मिनिस्टर शिशुनाग। शिशुनाग ने अपने किंग नागदशक की हत्या कर देते, और इसके बाद में शिशुनाग अपनी एक अलग वंशावली शुरू करते हैं, दैट इज शिशुनाग डायनेस्टी और नाग डायनेस्टी। अजातशत्रु को लेकर हम लोगों ने एक चीज पहले भी पढ़ी हुई है, जब हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था बुद्धिज्म का। बुद्धिज्म में हम लोगों ने बुद्धिस्ट काउंसिल्स पढ़ी थी, और जो थर्ड बुद्धिस्ट सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी, आई एम रियली सॉरी, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी, इट टुक प्लेस अंडर किंग अजातशत्रु इन 483 BC एट, कहां पर? एट राजगीर। राजगीर नाम की जगह, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात की कि इनके पिता के द्वारा बसाई गई थी। राजगीर में
483 बीसी, सेम ईयर जिस ईयर में गौतम बुद्ध की डेथ होती है, उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है, उस साल में जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसको वो अजातशत्रु किंग के अंतर्गत में बनाई गई थी, ठीक है। और जिसके जो लीडर थे, आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि उसके लीडर कौन थे। सो फर्दर मूविंग नेक्स्ट, सो दिस इज द शिशुनाग डायनेस्टी विच वाज फाउंडेड बाय किंग शिशुनाग। इसको हम लोग नाग डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। एंड द किंग शिशुनाग वाज सक्सीडेड बाय हिज सन काल अशोक। काल अशोक को हम लोग काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये वही काकवर्ण है जिसके अंतर्गत में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। कहां पर? वैशाली नाम की जगह पे। और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई? ये हुई 483 बीसी के ठीक 100 साल बाद 383 बीसी में, ठीक है। सो द लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी वाज किंग नंदीवर्धन, एंड नंदीवर्धन वाज किल्ड बाय किंग महापद्मानंद हु वाज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी। तो अपने किंग नंदीवर्धन को मारकर जो महापद्मानंद थे उन्होंने नंद वंश की स्थापना की। महापद्मानंद की अगर हम लोग बात करें, ही वॉज ए बार्बर, वो एक नाई थे। और अगर हम लोग वर्ण व्यवस्था की बात करें, जो हम लोगों ने टॉपिक वैदिक एज में पढ़ा था, जिन स्टूडेंट्स ने ये वाला लेक्चर नहीं देखा हुआ वो लोग प्लेलिस्ट में जाके इस लेक्चर को चेकआउट कर सकते हैं। वैदिक एज में हम लोगों ने बात की थी 4 वर्ण व्यवस्था के बारे में, 4 वर्ण सिस्टम्स के बारे में। और 4 वर्ण सिस्टम में हम लोगों को देखने को मिलते थे ब्राह्मण, who were the teachers, who were the priests, then comes kshatriya, who were the warriors, who were the administrators, then comes vash, who were the business class, and then comes the shudra, who was the associated class or working class. तो जो नाई थे, they were the शूद्र, और जो नंद डायनेस्टी थी वो मगध के ऊपर रूल करने वाली पहली शूद्र डायनेस्टी थी। सो नंद डायनेस्टी, इट वाज द फर्स्ट शूद्र डायनेस्टी टू रूल ओवर मगध। ध्यान रखना, इसके ऊपर काफी बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने राजगीर बनाई, किसने पाटलिपुत्र बनाया, काफी कॉमन क्वेश्चंस हैं ये वाले। सो इट वाज द पीरियड ऑफ नंद डायनेस्टी ओवर मगध व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया। जब सिकंदर ने भारत के ऊपर हमला किया तो मगध के ऊपर नंदों का ही शासन था। सो द फाउंडर वाज महापद्मानंद, और महापद्मानंद जिनके बारे में हम लोगों ने अभी बात की कि वो एक नाई थे, और शूद्र जो वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र व्यवस्था थी उससे वो बिलोंग किया करते थे, बिकॉज ही वॉज दी वर्किंग क्लास। शूद्र होने के कारण उनको निम्न जाति का समझा जाता था, और इस कारण से उन्होंने एक बहुत बड़ी, एक विशाल आर्मी उन्होंने बना रखी थी ताकि आगे पीछे के जो भी महाजनपद हैं वो उनके ऊपर हमला करके उनको गद्दी से ना हटा दें। और बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन करने के कारण उनको उग्रसेन और एकरथ भी कहा गया। ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन धनानंद, और धनानंद की अगर हम लोग बात करें, धनानंद वाज द रूलर ऑफ मगध व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया। अभी हम लोगों ने बात की कि Alexander invaded when Alexander invaded India, Nanda dynasty was ruling over Magad, जिसका रूलर धनानंद उस वक्त रूल कर रहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों को दो तरीके से पूछ सकता है, ध्यान दीजिए। Which dynasty was ruling over Magad when Alexander invaded India? तो आंसर विल बी Nanda dynasty. Who was the king of Magad when Alexander invaded India? तो आंसर विल बी धनानंद, ठीक है। सो यहां पे हम लोगों को एक चीज देखने को मिलती है कि जब अलेक्जेंडर ने भारत के ऊपर हमला किया, या अलेक्जेंडर जब पर्शिया से निकला, सॉरी ग्रीक से निकला, मैसेडोनिया से जब वो निकला, उनके पिता मैसेडोनिया के किंग थे जिनका नाम था फिलिप सेकंड। हम लोग आगे चलकर बात करेंगे इनके बारे में। जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ रहा था, कई सारे एम्पायर्स को कॉन्कर करने के बाद में, जैसे कि पर्शिया, जैसे कि इजिप्ट, कई सारे एम्पायर्स को कॉन्कर करने के बाद में जैसे जैसे ये भारत की तरफ पे बढ़ रहा था, भारत के ऊपर आ रहे एक संभावित खतरे को देखते हुए जो हमारा महाजनपद था गांधार, प्रेजेंटली कंधार इन अफगानिस्तान, जिसकी कैपिटल हुआ करती थी तक्षशिला। तो तक्षशिला नाम की जगह पे एक गुरुकुल हुआ करता था,
इट इज बिलीव्ड कि वो इस दुनिया का सबसे पुराना गुरुकुल था, जिसमें एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे जिनका नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के पिता का नाम था चाणक्य, और उन्हीं चाणक्य के नाम पे उनका नाम पड़ा चाणक्य। तो जो तक्षशिला का गुरुकुल था, वहां पे हम लोगों को एक काउंसिल की ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, जिसमें यह तय किया गया कि अलेक्जेंडर नाम के संभावित खतरे को देखते हुए भारत के जितने भी राजा महाराजे हैं उन सभी को एकत्रित होना चाहिए, उन सभी को इकट्ठा होना चाहिए, सो दैट कि हम लोग इस अलेक्जेंडर नाम के अतायती को रोक सके, इस अलेक्जेंडर नाम के इन्वेडर को रोक सके। तो इसी चीज की को देखते हुए आचार्य चाणक्य के अगुवाई में, आचार्य चाणक्य की हेड में एक डेलीगेशन को तैयार किया जाता है, जिसको हेड करते हैं आचार्य चाणक्य, और उनको भेजा जाता है कहां पे? मगध में। मगध की कैपिटल थी उस वक्त पाटलिपुत्र, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि उद्यान ने अपनी कैपिटल बनाई पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र उनको भेजा जाता है, लेकिन जिस स्वप्न से जो आचार्य चाणक्य थे वो पाटलिपुत्र पहुंचते हैं, वो वहां पे देखते हुए चीजों को दंग रह जाते हैं कि जो प्रजा थी वो अपने राजा से खुश नहीं थी। बट जिस पर्पस के लिए वो वहां पे आए होते हैं चाणक्य, वो उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए धनानंद के साथ में मुलाकात करते हैं। किंग धनानंद हु वाज द रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी, उसके साथ में वो मुलाकात करते हैं। बट जो धनानंद थे वो बहुत ही बुरी तरीके से आचार्य चाणक्य को इंसल्ट करते हैं। ही इंसल्टेड आचार्य चाणक्य, और वो उसको अपने दरबार से बाहर निकाल देते हैं एंड थ्रू हिम आउट ऑफ हिज कोर्ट। जब वो उनको अपने दरबार से बाहर निकाल देते हैं, तो जो चाणक्य होते हैं वो चाणक्य प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे जैसे अतायती राजा को उसकी गद्दी से ना हटा दूं और किसी ऐसे व्यक्ति को राजा ना बना दूं जो अपनी प्रजा, अपने देश के लिए समर्पित हो, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सो फाइनली, सो हियर ही इज टेकिंग ए वो दैट आई विल फिनिश यू। ठीक है, सो फाइनली वो चंद्रगुप्त को तैयार करते हैं अगेंस्ट नंद, और चंद्रगुप्त वॉज एबल टू डिफीट एंड किल्ड धनानंद। ठीक है, सो ही धनानंद वॉज फाइनली डिफीटेड एंड किल्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, सो दिस इज द पिक्चर डिस्क्रिप्शन ऑफ आचार्य चाणक्य, जो कि शपथ ले रहे हैं कि मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। सो फर्दर मूविंग नेक्स्ट, दीज वर द 3 डायनेस्टीज विच रूल्ड ओवर मगध, जहां पे हम लोगों ने 3 डायनेस्टीज, हरेंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी के बारे में बात की। सो हियर कम्स द फॉरेन इन्वेजन्स। फॉरेन इन्वेजन में हम लोगों को सबसे पहली जो इन्वेजन देखने को मिलती है, इट वॉज दी पर्शियन इन्वेजन। पर्शियन इन्वेजन में हम लोगों को किंग डेरियस देखने को मिलते हैं, जिन्होंने 5th सेंचुरी बीसी में भारत के ऊपर हमला किया। ऐसे प्रमाण हैं हमारे पास में, एंड इट इज बिलीव्ड दैट इट वाज द वेरी फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन ऑन इंडियन सॉइल। भारत की धरती पर होने वाला जो सबसे पहला विदेशी आक्रमण था वो पर्शियंस के द्वारा किया गया, जिसके किंग थे डेरियस। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें, the next major invasion was major blow to Indian subcontinent was Greek invasion, जो कि अलेक्जेंडर के द्वारा की गई, जिनके बारे में हम लोगों ने अभी बात की। पिता का नाम था फिलिप, जो कि मैसेडोनिया के किंग थे। सो यहाँ पे इस मैप में जो भी ये पिंक कलर की एरिया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा पिंक कलर का जो एरिया है, इट वॉज ऑक्यूपाइड बाय अलेक्जेंडर। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली ये जो एरिया है ये ग्रीस का एरिया है, ये अप्रोक्सीमेटली ग्रीस का एरिया। यहां से निकलने के बाद में कई सारे एरियाज को, इजिप्ट को कॉन्कर करने के बाद में भारत की तरफ से बढ़ रहा था। ठीक है, इंडस नदी, लेकिन ये इंडिया को कॉन्कर नहीं कर पाया। इंडिया रिमेन इंडिपेंडेंट। इसके पीछे कई सारे कारण रहे कि जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी उसने ब्यास नदी को क्रॉस करने से मना कर दिया था। ठीक है, वो ब्यास नदी को पार नहीं कर पाए। कुछ जगहों पे रिवर रावी का भी नाम आता है। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन चले जाते हैं। ठीक है, तो ब्यास नदी को बिना पार किए, रावी नदी को बिना पार किए ही ये लोग यहां से वापस लौट चले, एंड इंडिया रिमेन इंडिपेंडेंट। सो इन 326 बीसी हम लोगों को एक फेमस बैटल देखने को मिलती है। इट वॉज द बैटल ऑफ हाइडेस्पस, जिसको बैटल ऑफ झेलम के नाम से भी जाना जाता है। हम लोगों ने जब वैदिक एज के बारे में बात की तो वहां पे हम लोगों ने रिवर्स और उनके ऋग वैदिक नेम के बारे में बात की थी,
जहां पे हम लोगों ने झेलम का ऋग्वैदिक नेम बताया था वितस्ता, और झेलम को ग्रीक लैंग्वेज में कहा जाता है हेडेस्पस। ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है ये हेडेस्पस। तो झेलम नदी के किनारे पे ये बैटल लड़ी गई, जिसमें अलेक्जेंडर ने राजा पोरस को हराया, जो कि पुरु राज्य के राजा थे, जो रिवर झेलम और चिनाब के बीच में लाई किया करता था। राइट नाउ ये जो एरिया है ये पाकिस्तान में लाई करता है। इसके बाद में 32 साल की उम्र में अलेक्जेंडर की बेबीलोनिया नाम की जगह पे वापस जाते हुए, जब ये भारत से वापस जा रहा था तो बेबीलोनिया नाम की जगह पे इसकी डेथ हो जाती है। सो दीज वर दी फॉरेन इन्वेजन्स। तो एक तरफ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि जो फॉरेन इन्वेडर अलेक्जेंडर है वो भारत के ऊपर हमला कर रहा है, और भारत को मतलब ठीक है, भारत को वो बिना जीते हुए वापस चला जाता है। और दूसरी तरफ पे जो इंडो गंगेटिक प्लेन में सबसे बड़ा महाजनपद है, इट वाज मगध। ठीक है, मगध का जो राजा है धनानंद, उसको हराने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य चाणक्य की हेल्प से यहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, मौर्य डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी मौर्य डायनेस्टी। सो मौर्य डायनेस्टी की अगर हम लोग बात करें, इट वाज दी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ऑफ द वर्ल्ड, जिसने 322 बीसी से 185 बीसी तक रूल किया। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में आप लोगों को डेट्स को देखकर कुछ वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं। किसी में 323 दिया हो सकता है, किसी में 321 दिया हो सकता है। तो 1 ईयर विल नेवर मेक ए डिफरेंस। ठीक है, अप्रोक्सीमेट टाइम पीरियड इसका लगभग यही है। ठीक है, तो मौर्य डायनेस्टी अपने पीक पे इतना बड़ा एम्पायर था, अप्रोक्सीमेटली इन 250 बीसी जो मौर्य वंश था वो, सी दिस इज कंधार। ठीक है, कंधार राइट नाउ इट इज इन अफगानिस्तान। ठीक है, जो और कंधार की कैपिटल थी तक्षशिला। तो अप्रोक्सीमेटली आप लोग बॉर्डर्स देख सकते हैं अफगानिस्तान के, एंड हियर कम्स ब्रह्मगिरी हिल्स, इट इज इन कर्नाटका राइट नाउ। अमरावती इट इज इन, दिस इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश राइट नाउ। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों को एज फार एज ये बांग्लादेश का बॉर्डर राइट नाउ हम लोगों को देखने को मिल रहा है लगभग। ठीक है, ये त्रिपुरा वाला एरिया है। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम अफगानिस्तान टिल अप टू बंगाल। ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया हम लोगों को देखने को मिलता है कि ये पूरे के पूरे एरिया पे, ठीक है, तो यहां तक, ठीक है, यहां तक ये पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इट वाज अंडर द रूल ऑफ मौर्य डायनेस्टी। 250 बीसी में मौर्य वंश इतना बड़ा एम्पायर था। 250 बीसी हम लोग बात कर रहे हैं जब ऑलरेडी जो कलिंग की वॉर थी, जो कि किंग अशोक के द्वारा लड़ी गई, ये लड़ी जा चुकी थी 261 बीसी में। और 250 बीसी में हम लोगों को थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल देखने को मिल जाती है। ठीक है, सो द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल टुक प्लेस इन 250 बीसी। हम लोगों ने ये टॉपिक बुद्धिज्म में ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। तो सो द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल टुक प्लेस अंडर किंग अशोक, कहां पे, पाटलिपुत्र में, जिसको लीड किया मोगलीपुत्र तिस्या के द्वारा। सो दीज आर दी सोर्सेज जहां से हम लोगों को ये चीज देखने को मिलती है कि मौर्यों ने भारत के ऊपर रूल किया, जहां पे हम लोगों को कुछ बुक्स देखने को मिलते हैं विच इज ऑथर्ड बाय वेरियस ऑथर्स। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें आचार्य चाणक्य, जिनको हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा बुक लिखी गई अर्थशास्त्र, जो कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। एंड दिस वाज ए पॉलिटिको इकोनॉमिक बुक विच वाज ए कंपाइलेशन ऑफ 15 बुक्स, 15 बुक्स, जिसमें 3 पार्ट्स थे। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें 180 चैप्टर्स थे। सो द नेक्स्ट ऑथर वाज मेगासिनीज। मेगासिनीज के द्वारा एक बुक ऑथर की गई, द बुक वाज इंडिका, जो कि ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई। और सी इंडिका बुक की अगर हम लोग बात करें, वेस्टर्न वर्ल्ड को पहली बारी भारत जैसी कंट्री के बारे में एक ऑथेंटिक जो सोर्सेज देखने को मिलते हैं वो इंडिका बुक से ही देखने को मिलते हैं। और इसके बाद में इंडिया को लेकर कई सारे और जो वेरियस वेस्टर्न ऑथर्स है उन्होंने अपनी अपनी किताबें लिखी। नेक्स्ट कम्स विशाख दत्त। विशाख दत्त के द्वारा बुक लिखी गई मुद्रा राक्षस। एंड नेक्स्ट वाज पंडित कल्हन। जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि जो पंडित कलहन थे वो 12th सेंचुरी एडी के ऑथर रहे, जिन्होंने बुक लिखी रासरंगिनी, और ये जो बुक रासरंगिनी है ये भी संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखी गई है, एंड इट टॉक्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो इस कारण से जेकेएसएसबी के द्वारा पेटेंट रूप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में ये बुक बात करती है। इसके अलावा हम लोगों को कई सारे पुराण देखने को मिलते हैं, जातक देखने को मिलते हैं। डू कमेंट्स बिलो कि जातक, नंबर ऑफ जातक कितने हैं। ये टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है बुद्धिज्म में। सो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि नंबर ऑफ जातक कितने। इसके अलावा हम लोगों को एक बुक देखने को मिलती है दैट इज कॉल्ड एज दिव्य वदान, और कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम लोगों को कुछ रॉक इंस्क्रिप्शंस और कुछ पिलर इंस्क्रिप्शंस देखने को मिल जाती हैं। इंस्क्रिप्शंस या एडिक्ट्स भी इनको लिखते हैं। रॉक इंस्क्रिप्शन मतलब शिलालेख, पिलर इंस्क्रिप्शन मतलब स्तंभ लेख। ठीक है, सो हियर कम्स द फाउंडर किंग चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने 322 बीसी से 298 बीसी तक शासन किया। विद द हेल्प ऑफ आचार्य चाणक्य ही डिफीटेड धनानंद, उन्होंने धनानंद को हराया, एंड फाउंडेड मौर्यन एम्पायर, और मौर्य वंश की स्थापना की। सो हु वाज अ फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर? चंद्रगुप्त मौर्य वाज अ फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। ग्रीक लिटरेचर्स में हम लोगों को चंद्रगुप्त का नाम सैंड्रोकोटस देखने को मिलते हैं। ग्रीक लिटरेचर्स जैसे कि मेगासिनिस के द्वारा लिखी गई बुक इंडिका, ठीक है, 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर ये भारत के ऊपर हमला करता है। एंड हु वाज सेल्यूकस निकेटर? ही वाज द जनरल ऑफ अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर जब भारत को जीते बिना, भारत से हार कर वापिस ला जाता है, तो सेल्यूकस निकेटर को वो जो राइट नाउ ईरान का एरिया है, अफगानिस्तान के कुछ जो एरिया से, वो सेल्यूकस निकेटर को हैंड ओवर कर देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो अलेक्जेंडर था उसकी डेथ हो जाती है। तो सेल्यूकस निकेटर एक बार फिर भारत को जीतने का प्रयास करना चाहता है। 305 ईस्वी में, 326 ईस्वी के लगभग 21 साल के बाद में, 326 ईस्वी में, 326 बीसी में लड़ी गई बैटल ऑफ जेलम के लगभग 21 साल के बाद में सेल्यूकस निकेटर भारत के ऊपर एक बार फिर हमला करते, और इस बार उसको रोकने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य वहां पर रहते, और चंद्रगुप्त के साथ में जब सेल्यूकस निकेटर की लड़ाई होती है तो चंद्रगुप्त उसको डिफीट कर देते हैं। चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकेटर को हरा देते हैं, और एक मैट्रिमोनियल अलायंस हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलिना का विवाह हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। पुराने समय में हम लोगों को मैट्रिमोनियल अलायंसेस काफी कॉमनली देखने को मिला करते थे, और मैट्रिमोनियल अलायंसेस इसलिए परफॉर्म किए जाते थे ताकि जो दुश्मनी है वो खत्म हो जाए, ठीक है, सो एज टू एक्सपैंड एम्पायर, और जो दुश्मनी है वो खत्म हो जाए। सेल्यूकस निकेटर ने एक एम्बेसडर मेगासिनीज, है ना, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात की, जिसने बुक लिखी इंडिका, मेगासिनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त ने जूनागढ़, जो कि गुजरात में, जूनागढ़ में सुदर्शन लेक का निर्माण करवाया। यहां पे हम लोगों को ये चीज देखने को मिलती है कि चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को फॉलो किया, और जैन धर्म की दीक्षा उन्होंने भद्रबाहु से ली। हम लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी बात की थी जैनिज्म के टॉपिक में। जिन्होंने वो टॉपिक नहीं देखा हुआ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वो वाला टॉपिक देख सकते हैं, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का। ये हमारा लास्ट टॉपिक ही था। तो भद्रबाहु कौन थे? भद्रबाहु वाज अ फाउंडर ऑफ दिगंबर सेक्ट। ये दिगंबर जो सेक्ट है जैनिज्म का, ये उसके फाउंडर थे। और दिगंबर कौन थे? स्काई क्लैड, है ना, नग्नावस्था में रहने वाले ये लोग थे। तो भद्रबाहु से ये जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं, और फाइनली ही मूव्ड ऑन टू साउथ इंडिया, जहां पे चंद्रगिरी हिल्स में, जो कि श्रवण बेलगोला में है, मैसूर कर्नाटका में राइट नाउ, वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हो जाती है। सो चंद्रगुप्त वाज सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। ये आगे चलकर राजा बनते।
298 बीसी से 272 बीसी ये इनका रेनिंग टाइम पीरियड रहा। और ग्रीक लिटरेचर्स में इनको अमित्रघात के नाम से जानते हैं, जिसका लिटरल मीनिंग होता है किलर ऑफ एनिमीज, शत्रुओं का विनाशक। इनको कनेक्टर बिटवीन द टू सीज भी कहा जाता है। दो समुद्रों के बीच का जो एरिया था, साउथ इंडिया है ना, साउथ इंडिया को जीतने वाले थे ये, दैट्स व्हाई ही इज कंसीडर्ड एज कनेक्टर बिटवीन द टू सीज। चंद्रगुप्त की अगर हम लोग बात करें तो चंद्रगुप्त वाज एबल टू कॉन्कर होल ऑफ द नॉर्थ इंडिया, लेकिन जो बिंदुसार थे ही वाज एबल टू कॉन्कर द साउथ इंडिया एज वेल। तो यहाँ पे हम लोगों को एक और चीज देखने को मिलती है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में हम लोगों को मेगासिनीज नाम का एम्बेसडर देखने को मिलता है, हु वाज सेंट बाय सेल्यूकस निकेटर। वैसे ही बिंदुसार के दरबार में हम लोगों को सीरिया इजिप्ट के पास में एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है डेमस्कस। तो सीरिया के जो किंग थे उस वक्त, किंग एंटियोकस, उन्होंने अपना एक राजदूत भेजा, एम्बेसडर हम लोग राजदूत को बोलते हैं, एम्बेसडर डमाइकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। और बिंदुसार ने किंग एंटियोकस से 3 चीजों की डिमांड की थी, वाइन, ड्राई फिग्स और सोफिस्ट। सोफिस्ट हम लोग फिलोसोफर, दार्शनिक को बोलते हैं, ठीक है। एक अच्छी शराब, अंजीर और दार्शनिक। लेकिन बिंदुसार को केवल वाइन और फिग्स दी गई, शराब और अंजीर दी गई, लेकिन सोफिस्ट नहीं दिया गया या फिलोसोफर नहीं दिया गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि किंग एंटियोकस ने बहुत ही पोलाइटली बिंदुसार से इस चीज को डिनाई कर दिया दैट सोफिस्ट्स आर नॉट फॉर सेल इन ग्रीक, ठीक है। सोफिस्ट बिकाऊ नहीं है यूनान में। उस वक्त यूनान में जो दार्शनिक होते थे उनका आदान प्रदान सही नहीं समझा जाता था, इस कारण से उन्होंने बहुत ही पोलाइट मैनर में उनको डिनाई कर दिया। तो बिंदुसार के टाइम पीरियड में हम लोगों को तक्षशिला, जो कि गांधार की कैपिटल थी, महाजनपद गांधार की कैपिटल थी, उसमें रिवोल्ट देखने को मिलते हैं जो कि प्रिंस अशोक के द्वारा सप्रेस किए गए, विच वाज सप्रेस्ड बाय प्रिंस अशोक। और बिंदुसार की अगर हम लोग बात करें, ही एडॉप्टेड आजीवक संप्रदाय विच वाज फाउंडेड बाय घोषाल। क्वेश्चन काफी कॉमनली जेकेएसएसबी पूछा जाता है, ठीक है, तो ये चीज मत नहीं भूलनी आप लोगों ने। आजीवक भी एक हम लोगों को एक रिलीजियस आइडियोलॉजी देखने को मिलती है जो कि घोषाल के द्वारा फाउंड की गई। एंड हु वाज घोषाल? घोषाल वाज अ फ्रेंड ऑफ महावीर जैन। ये महावीर जैन के मित्र थे। जब 30 साल की उम्र में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद में महावीर जैन ने अपना गृह त्याग किया, और गृह त्यागने के वक्त में उन्होंने अपने बड़े भाई नंदी वर्धन की अनुमति ली थी, ठीक है। तो उसके तो महावीर जैन के साथ में उनका ये जो मित्र था मखैल घोषाल, ये भी उनके साथ में थे। कुछ समय तक दोनों साथ में रहे, बट कुछ समय के बाद में महावीर जैन और घोषाल दोनों साथ में रहे, बट कुछ समय के बाद में महावीर जैन और घोषाल के बीच में कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते, जिसके चलते जो घोषाल होते हैं वो अपना एक अलग संप्रदाय, अपना एक अलग रिलीजियस सेक्ट फाउंड करते हैं विच वाज आजीवक, जो कि बिंदुसार के द्वारा अडॉप्ट किया गया। आज के समय में हम लोगों को यह आजीवक संप्रदाय नहीं देखने को मिलते। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो उस वक्त अशोक जो थे वो उज्जैन और तक्षशिला के गवर्नर थे। बिंदुसार की अगर हम लोग बात करें तो बिंदुसार के कई सारे बेटे थे। कुछ जगहों पे ये चीज देखने को मिलती है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। कुछ जगहों पे ये चीज देखने को मिलती है, कुछ जगहों पे 16 ब्रदर्स भी देखने को मिलते हैं, कुछ जगहों पे 4 भाई देखने को मिलते हैं, एटसेट्रा। बट यहाँ पे हम लोगों को एक चीज देखने को मिलती है दैट अशोक वाज अ किंग हु किल्ड हिज ब्रदर्स फॉर द थ्रोन। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि अशोक को अपने भाइयों को मारना पड़ता है। सो ड्यूरिंग द वॉर ऑफ सक्सेशन, ड्यूरिंग द वॉर ऑफ सक्सेशन 272 में, 272 बीसी में बिंदुसार के डेथ के बाद में ये वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू होती है। और अप्रोक्सीमेटली करीब करीब 3 साल के बाद में जो अशोक होते हैं वो विजयी रहते हैं और फॉर्मली अपना कोरोनेशन, फॉर्मली अपना राज्याभिषेक करते हैं 269 बीसी में। सो फर्दर मूविंग नेक्स्ट, दिस वाज अशोक। अकॉर्डिंग टू रास रंगिनी, अशोक फाउंडेड द सिटी ऑफ श्रीनगर। हम लोगों ने अभी बात की कि रास रंगिनी के ऑथर कौन थे, रास रंगिनी किसके द्वारा लिखी गई? ये पंडित कलहन के द्वारा लिखी गई। ध्यान रखना ये लाइन जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट हु फाउंडेड द सिटी ऑफ श्रीनगर? अशोक फाउंडेड द सिटी ऑफ श्रीनगर, ठीक है। काफी बारी ये चीज पूछी जाती है। सो
he killed all his brothers and formally crowned himself in 269 BC। जैसा कि हम लोगों ने अभी बात की कि वॉर ऑफ सक्सेशन में जो अशोक थे वो विजय रहे, अपने सभी भाइयों को वो मार देते हैं और 269 BC में फॉर्मली अपना ये राज्याभिषेक करते हैं। और इस वॉर ऑफ सक्सेशन में इनका साथ देते हैं एक व्यक्ति जिनका नाम था राधा गुप्त। और आगे चलकर किंग अशोक राधा गुप्त को अपना प्राइम मिनिस्टर, अपना प्रधानमंत्री भी नियुक्त करते हैं। मौर्यों के प्रधानमंत्री को अमात्य कहा जाता था, इसके बारे में हम लोग आगे चलकर बात करेंगे। कई सारे लेखों में, कई सारे इंस्क्रिप्शंस में हम लोगों को अशोक का नाम देवानाम पियदसी भी देखने को मिलता है, जिसका लिटरल मीनिंग था बिलव्ड ऑफ गॉड। तो जेकेएसएसबी में ये क्वेश्चन काफी कॉमनली पूछा जाता है कि इनमें से किस किंग को देवानाम पियदसी के नाम से जाना जाता है। तो अशोक इज कॉल्ड एज देवानाम पियदसी। जेकेएसएसबी और एसएससी का पेटेंट रूप से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अशोक की मां की अगर हम लोग बात करें तो इनकी मां का नाम था सुभद्रांकिनी। इनको जनपद कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने रॉक इंस्क्रिप्शन, जिनके बारे में हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात की, जिन्होंने रॉक इंस्क्रिप्शन और पिलर इंस्क्रिप्शंस दी, शिलालेख और स्तंभ लेख दिए। और अशोक जो नाम हम लोगों को देखने को मिलते हैं वो कई सारे इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंटली मास्की इंस्क्रिप्शन एंड गुर्जरा इंस्क्रिप्शन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर चेक करिएगा, जेकेएसएसबी में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ। अशोक की 3 वाइफ्स थी, 3 शादियां की इन्होंने, जिनसे इनको 4 पुत्रों ने जन्म लिया और 2 बेटियों ने जन्म लिया। अपने जो रेनिंग टाइम डेट था इनका उसके 8वें साल में, ठीक है, 269 BC में ही फॉर्मली क्राउन हिमसेल्फ। अपने राज्याभिषेक के 8वें साल में 9th ईयर में इन्होंने कलिंग की लड़ाई लड़ी। इन 261 BC ही फॉर द बैटल ऑफ कलिंग। लेकिन कलिंग वॉर में हुए खून खराबे को देखते हुए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है, और बौद्ध धर्म की दीक्षा इन्होंने उपगुप्त से ली। कलिंग वॉर वाज द मेजर रीजन फॉर हिम टू अडॉप्ट बुद्धिज्म एंड ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म फ्रॉम उपगुप्त, ठीक है, उपगुप्त से इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। कलिंग वॉर कन्वर्टेड हिम फ्रॉम बेरी घोष टू धम्म घोष। कलिंग वॉर ने इनको बेरी घोष, एक क्रूअल पर्सन से धम्म घोष, धम्म क्या थी, धम्म वाज द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। अगर आप लोगों को धम्म के बारे में नहीं पता, आप लोग जरूर बुद्धिज्म का लेक्चर देख लीजिएगा, जो कि प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। तो एक क्रूअल पर्सन से एक सेंट टाइप व्यक्ति इनको कलिंग वॉर के बाद में ये बन गए। तो कलिंग वॉर के बाद में इन्होंने कई सारे मिशंस, कई सारी कंट्रीज में भेजे। सिलोन, जो कि श्रीलंका का पुराना नाम था, वहां पर इन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भेजा टू स्प्रेड बुद्धिज्म। और कुल मिलाकर हम लोगों को अशोक के द्वारा दिए हुए रॉक इंस्क्रिप्शन में 14 मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलती हैं और 21 माइनर रॉक इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलती हैं, जो कि आप लोगों को अभी राइट नाउ अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रही हैं। सो ये जो डायमंड शेप्ड है, रोम्बस शेप्ड है, ये है एडिक्ट्स ऑफ अशोका द ग्रेट। ये हम लोगों को यहाँ पे अफगानिस्तान तक देखने को मिल रहे हैं, तक्षशिला में देखने को मिल रहे हैं, विच इज इन पाकिस्तान, ठीक है। ये हम लोगों को पाटलिपुत्र में देखने को मिल रहे हैं, ये हम लोगों को साउथ इंडिया में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि अशोक का एम्पायर अप्रोक्सीमेटली कितना बड़ा एम्पायर था, ठीक है। सो अशोक के द्वारा दिए हुए सभी लेखों में जो 13th रॉक इंस्क्रिप्शन है, ये सबसे बड़ा इंस्क्रिप्शन है, ये सबसे बड़ा लेख है। एडिक्ट का मतलब होता है लेख। और इसी 13th रॉक इंस्क्रिप्शन में हम लोगों को कलिंग जैसी वॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुई, जो कि किंग अशोक के द्वारा लड़ी गई, इसके बारे में पुख्ता जानकारी देखने को मिलती है। इलाहाबाद का जो इंस्क्रिप्शन है, यह रानी कौरवकी के द्वारा दिया गया था और इस कारण से हम लोग इसको रानी एडिक्ट, रानी लेख के नाम से भी जानते हैं। अशोक की डेथ के बाद में जो मौर्यन एम्पायर था वो मेजरली 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, वेस्टर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट। जो वेस्टर्न पार्ट था वो अशोक के बेटे कुणाल के द्वारा रूल किया जाने लगा और जो ईस्टर्न पार्ट था वो इनके ग्रैंडसन दशरथ के द्वारा रूल किया जाने लगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन
एसएससी में काफी बारी पूछा गया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी के द्वारा काफी बारी पूछा गया हुआ है। सो मेक श्योर कि आप लोग टाइम टू टाइम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखें। सो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम लोग बात करें, इस वक्त हम लोगों को इकोनॉमी में कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था। 3 प्रकार के टैक्सेस इस वक्त लोगों के ऊपर इंपोज किए गए थे। वन वाज हिरण्यक टैक्स, बलि टैक्स एंड सीता टैक्स। यहाँ पे हम लोगों को कॉइन्स भी देखने को मिलते हैं। वन वाज पण, ध्यान रखना ये पन्ना नहीं है, ये हिंदी का शब्द है पण। वन वाज पण सिल्वर कॉइन एंड वन वाज माशिका विच वाज ए कॉपर कॉइन। तांबे का बना हुआ सिक्का था माशिका। एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स की बात करें तो मौर्यंस ने अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी एज वेल एज इनके पास में अपनी नेवी भी थी। ये प्रमाण हम लोगों को देखने को मिलते हैं आचार्य चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र से कि मौर्यंस के पास में अपनी नेवी भी थी। तो मौर्यंस ने अपनी एक बहुत विशाल आर्मी, नेवी और अपनी नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी को हम लोग हिंदी में नौकरशाही के नाम से जानते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी आचार्य कौटिल्य, आचार्य चाणक्य की सप्तांग थ्योरी के ऊपर जो कॉन्सेप्ट थे सप्तांग थ्योरी के, उसके ऊपर उन्होंने बना रखी थी। सप्तांग थ्योरी 7 मिनिस्टर्स में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। किंग, उनके मिनिस्टर्स, उनके बाद में उनके जो फ्रेंड्स होते हैं, उनके जो बिजनेस क्लास होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो 7 जो लोग होते हैं, जो एक राज्य, इसमें एक राज्य भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो 7 जो चीजें होती हैं जो राजा के लिए अनिवार्य रहती हैं, वो हम लोगों को इस सप्तांग थ्योरी में देखने को मिलती है। अमात्य वॉज द हाईएस्ट सिविल एंड मिलिट्री ऑफिशियल। अमात्य को हम लोग मौर्यंस का प्राइम मिनिस्टर के नाम से भी जानते हैं। और इनका जो खुफिया तंत्र था, खुफिया विभाग था, उसको हम लोग महाअमात्य सर्प के नाम से जानते हैं, ठीक है, महाअमात्य सर्प। लैंग्वेजेस की अगर हम लोग बात करें, इस वक्त पे हम लोगों को कई सारी लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं, जैसे कि संस्कृत। संस्कृत में लिखी गई अर्थशास्त्र, संस्कृत में लिखी गई 12th सेंचुरी एडी में पंडित कलहन के द्वारा राजसरंगिनी, ठीक है। तो काफी सारा जो लिटरेचर था वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया। कई सारे पुराण हम लोगों को देखने को मिलते हैं संस्कृत लैंग्वेज में। प्रकृत लैंग्वेज देखने को मिलती है, पाली लैंग्वेज देखने को मिलती है। प्रकृत लैंग्वेज जो कि जैनिज्म की लैंग्वेज थी, पाली लैंग्वेज जो कि बुद्धिज्म की लैंग्वेज थी। ब्रह्मी लैंग्वेज हम लोगों को देखने को मिलती है। ब्रह्मी लैंग्वेज के ऊपर काफी कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मी लैंग्वेज इनमें से किस डायनेस्टी के अंतर्गत में फ्लरिश हुई थी। सो इट वाज मौर्यन डायनेस्टी। इसके अलावा हम लोगों को इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के वेस्टर्न बॉर्डर्स पे ग्रीक लैंग्वेज देखने को मिलती है, अरमाइक लैंग्वेज देखने को मिलती है, और खरोष्ठी लैंग्वेज की भी प्रमाण हम लोगों को देखने को मिलते हैं। सो द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज पुष्यमित्र शुंग। द लास्ट रूलर वाज, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, ठीक है। सो द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज बृहद्रथ मौर्य। ये रेक्टिफाई कर लेना, ठीक है। सो द लास्ट रूलर वाज बृहद्रथ मौर्य। And Brihadrath Maurya was killed by his military chief Pushyamitra Shung. Okay, he was killed by Pushyamitra Shung. The last ruler of Mauryan Empire was Brihadrath Maurya, who was killed by Pushyamitra Shung. ठीक है, सो ये लाइन थोड़ी सी रेक्टिफाई कर लेना. द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज बृहद्रथ मौर्य हु वाज किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंग. तो पोस्ट मॉडर्न एरा में हम लोगों को शुंग डायनेस्टी देखने को मिलती है जिसके फाउंडर रहे पुष्यमित्र शुंग. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर. आप लोगों को इस लेक्चर में अगर कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, डू कमेंट्स बिलो, वी विल डेफिनेटली रेस्पॉन्ड टू देम. सो दिस वाज अ फेमस अशोका एम्बलम विच वॉज फाउंड इन सारनाथ, जो आज के टाइम पे इंडिया का नेशनल एम्बलम भी है. ठीक है, ये सारनाथ में पाया गया. इसके अलावा हम लोगों को अशोक के द्वारा कई सारी और कैपिटल्स भी देखने को मिलती हैं. सो दीज आर दी पिक्टोग्राफिक इमेजेस लाइक दिस सिंगल लाइन,
ये 4 शेरों का स्तंभ सारनाथ में मिला, सिंगल बुल, यहां पे हम लोगों को सिंगल एलिफेंट भी देखने को मिल रहा है। सो दिस इज द सिंगल लाइन कैपिटल जो कि हम लोगों को वैशाली में देखने को मिलती है। सो ये है इमेज, पूरी की पूरी इमेज की अगर हम लोग बात करें, दिस इज द इमेज विच वाज फाउंड इन वैशाली। सो दिस इज द सिंगल लाइन कैपिटल राइट नाउ। ये जो इमेज है ये हम लोगों को, ये जो आइडोल है ये हम लोगों को राष्ट्रपति भवन में देखने को मिलती है। ये जो एरिया है, ये जो बिल्डिंग आप लोग पीछे की तरफ पे देख रहे हैं, ये इंडिया का राष्ट्रपति भवन है। तो यहां पर ये आइडोल हम लोगों को देखने को मिलती है। सो दैट्स ऑल। आप लोगों ने अगर हमारे ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करना है तो आप लोग हर ट्यूसडे को हमारे शुरू हो रहे ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 3 दिन की जो क्लासेस होती हैं वो आप लोगों को टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। और बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप लोग हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। स्पार्क इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन आप लोगों को गूगल के प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, जिसको आप लोग फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को फ्री डेली क्विज देखने को मिल जाएंगे फॉर जेके एसएसबी एग्जाम्स, जेके पीएसआई एग्जाम्स, एसएससी एंड बैंकिंग एज वेल। थैंक यू क्लास।